गुड मॉर्निंग मित्रों। हम लोगों ने प्राचीन भारत के का जब हम लोग अध्ययन शुरू किए थे तो हमने उसको दो भागों में बांटा था, सांस्कृतिक इतिहास कल्चरल हिस्ट्री और राजनीतिक इतिहास। तो कल्चरल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को देखे थे, और ठीक उसी प्रकार आज हम लोग जो है राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटना के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी द्वितीय नगरीयकरण पे चर्चा किए कि किस प्रकार द्वितीय नगरीय क्रांति संभव हो पाई, और उसी पृष्ठभूमि में हम लोगों को यह भी देखना है कि जो प्राचीन भारत का जो पहला प्रयोग था वो था मगध साम्राज्य का स्थापना। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्राचीन भारत का चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग इसी दिशा में जो है एक खाका खींचेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को पुस्तकों का अध्ययन करना है, क्योंकि पुस्तक का अध्ययन करना काफ़ी ज़रूरी है तभी जाके, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक कहानी दिमाग में बनना चाहिए, और कहानी अगर दिमाग में बन जाता है तो कोई भी प्रश्न जो है वो छूट नहीं सकता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्राचीन भारत का जो ये पहला प्रयोग था, ठीक है, और मगध के नेतृत्व में इस प्रकार देखते हैं कि विशाल क्षेत्र जो है का संगठन संभव हो पाया, और यह 100 वर्षों का परिणाम भी इसको कह सकता है। मगध जो है लगातार उस समय के महाजन पद से संघर्ष कर रहा था, वज्जी से, कौशल से, तो उसके परिणाम के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। और इस प्रकार हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार जो है प्राचीन भारत के सरजमी का यह केंद्र बिंदु बना। तो इसके पहले हमको समझना यह होगा कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार संभव हो पाया, इसके विकास के लिए क्या क्या उत्तरदायी कारक रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने इसको दो भाग में अगर इसका अध्ययन हम लोग करते हैं तो हम लोगों की अवधारणा जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रहेगी। तो मगध साम्राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी कारक को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला वस्तुपरक कारक और दूसरा व्यक्तिपरक कारक। तो वस्तुपरक कारक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि सबसे पहली बात तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है लोहे का भंडार मिला, है ना, लौह खनिज का भंडार मिला, जिसके कारण से लोहे की उपलब्धता इसके लिए आसान हो गई, और आसान होने के कारण क्या हुआ कि यह हथियार बनाने में सफल हो पाया दूसरे महाजनपद की तुलना में। तो इससे इसकी बेहतर स्थिति बनी, युद्ध में भी इसकी बेहतर स्थिति बनी। दूसरी बात हम देखते हैं कि इस क्षेत्र मगध क्षेत्र के अंतर्गत जो है जंगल, विशाल जंगल हुआ करते थे, और यहाँ हाथी जो है प्रचुर मात्रा में मिलते थे। तो हाथी की प्राप्ति से क्या हुआ कि उस समय यह एक शक्तिशाली सैन्य संगठन का निर्माण कर सका, और निर्माण करने के फलस्वरूप क्या हुआ कि इसके दूसरे महाजनपद या दूसरे क्षेत्रों से विजय प्राप्त करने में इसको बहुत ही आसानी प्राप्त हुई, और यह एक मजबूत साम्राज्य की ओर बढ़ा। तीसरा बात क्या देखते हैं कि यह द्वितीय नगरीय क्रांति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। हम लोग नगरीयकरण में ये चर्चा भी किए थे कि द्वितीय नगरीय क्रांति के अंतर्गत जो है ना कि 6वीं शताब्दी का काल जो था उसमें पहली बार जो है ना सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिसको हम लोग आहत सिक्का कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिक्कों के प्रसार से क्या हुआ कि कर संरचना को मजबूती मिली, जिससे क्या हुआ कि चुंगी कर और बहुत सारे कर लगाए गए और साम्राज्य के विकास में यह सहायक हुई। दूसरी ओर सिक्कों के विकास से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वाणिज्य और व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, चूँकि यह क्षेत्र दलदली इलाका था। मगध का क्षेत्र जो था वो दलदली इलाका था, और दलदली इलाके में जो है गेहूँ माने कि धान की फसल के लिए जो है ना ये बहुत शानदार था। और हम लोग जानते हैं कि एक विशाल जनसंख्या का जो भरण पोषण जो है वो गेहूं की खेती पर निर्भर नहीं था। यही कारण था कि हम लोग पूर्व की तरफ जो है स्थानांतरित होते चले गए, है ना। तो इस क्रम में देखते हैं कि यहाँ पे धान की खेती जो है की गई, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी मात्रा में अधिशेष उत्पादन हुआ, और अधिशेष उत्पादन के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों को समय मिला, लोग व्यापार वाणिज्य कर सके। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मध्य गंगा का जो उर्वर मैदान था ये भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग दो राजधानी की चर्चा करते हैं, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा राजगिरी। तो पाटलिपुत्र और राजगिरी दोनों राजधानी का अपनी एक विशेषता थी, अपनी एक पहचान थी, और हम लोग जानते हैं कि राजगीर जो थे वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्ग का निर्माण किया हुआ था। तो यह फैक्टर भी जो है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा।
दूसरा जो था पाटलिपुत्र था, इसको हम जल दुर्ग कह सकते हैं। ये जल दुर्ग के भांति था, क्योंकि यह सभी तरफ से जो है वो जल से घिरा हुआ था। जैसे कि पश्चिम में सोन, उत्तर से गंगा और दक्षिण पूर्व से जो है पुनपुन नदी जो है इसको घिरे हुए थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वस्तुपरक कारक के अंतर्गत मगध साम्राज्य के माने विकास का जो खाका हम लोगों ने जो खींचा वो एकदम स्पष्ट है। तो इसको कंसेप्ट में रखना है, इसके बाद हम लोगों को पुस्तक का अध्ययन करना है। आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिपरक कारक। तो वस्तुपरक कारक के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि शासकों के साहसी और महत्वाकांक्षी प्रयास, हमको दोहरा नहीं है। यहाँ बिंबिसार से देख रहे हैं कि बिंबिसार द्वारा प्रारंभ की गई विजय नीति जो है वो अशोक के कलिंग विजय के साथ ही समाप्त हो गई। तो इस क्रम में यहाँ पे हमको यह देखना होगा कि जितने भी बिंबिसार से शासक आते हैं, बिंबिसार के बाद जैसे कि आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, शिशुनाग, जितने भी शासक हैं इस पीरियड के, सभी शासकों के काल को जो है ना बड़ी बड़ी ध्यान से हमको अध्ययन करना है। पुस्तक को बड़ी गहनता के साथ पढ़नी है, उसके विशेष कार्यों को उल्लेख करते हुए उस पर पॉइंट आउट करना है, उसको दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं उसके वस्तुपरक कारक, व्यक्तिपरक कारक को हम लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग मोटा मोटी कह सकते हैं कि नंद और मौर्य द्वारा बिंबिसार और अजातशत्रु के द्वारा डाली गई नींव पर प्रथम बृहद मगध साम्राज्य की स्थापना हुई और इस प्रकार पाटलिपुत्र भारत की राजधानी बनी, आज भी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मगध साम्राज्य का प्राचीन भारत के अंतर्गत खाका खींच करके इसका बेहतर अध्ययन कर सकते हैं, और अध्ययन हम लोगों को NCERT से करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।